हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 10 का मॉडल सेट साइंस का सेट 5 हम लेकर के आए हुए हैं। 4 सेट का आंसर सेट हमने पहले ही जारी कर चुका हूँ और ये 5वां सेट है। हम पहले भी बताए थे कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने जा रही है, प्रथम शाब्दिक एग्ज़ाम, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी से संबंधित जैक के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट, 5 मॉडल सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का है। साइंस का हम अभी दे रहे हैं आंसर, मैथ का भी देना है और इंग्लिश का भी देना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे तो समय समय पर इसका नोटिफिकेशन जाते रहेगा और आप इसका आंसर पाते रहेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं साइंस का सेट 5 है और इस सेट में 40 प्रश्न हैं। पहले भी 40 प्रश्न था, लेकिन किसी किसी सेट में फुल पूर्णांक 40, यहाँ पर लिखा हुआ कुल प्रश्नों की संख्या 40। तो कुछ कुछ सेट में 40 प्रश्न नहीं थे, 35 थे, 36 से 34 थे, लेकिन ये सेट 5 में कुल मिलाकर के 40 प्रश्न है। 1.5 घंटे का समय है और फुल पूर्णांक 40 है। क्लास 10 के लिए साइंस है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। आंसर इसका ए हो जाएगा। परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर। ये सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है दोस्तों। परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर पहले भी बताए थे कि F = r/2 कहो या r = 2f कहेंगे हम। तो यहाँ पर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F = r/2। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसी से रिलेटेड तो ये प्रश्न है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। अभी देखे थे ना, R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो F = r/2 यानी 20/2 = 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पर 4 का बी होगा, 10 सेंटीमीटर। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर C पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो C पर ही बनेगा। यही एक खासियत है अवतल दर्पण में। वक्रता केंद्र C पर अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब C पर बनेगा और वस्तु की ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। 6 में कहता है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अच्छा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, वो वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर आभासी और सीधा होता है, और वो है ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच। तो यहाँ पर आंसर हमारे हिसाब से सी होना चाहिए, आभासी और वास्तविक भी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में
हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पश्च दृश्य दर्पण जो साइड मिरर जिसको बोलते हैं, हैंडल के बगल में दोनों साइड रहता है, पीछे की वस्तुओं को हम देख पाते हैं उससे और उसको साइड दे पाते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग होता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर तो दर्पण संभवतः है, ये दर्पण संभवतः दोनों अवतल हो जाएंगे, उसी का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। गोलीय दर्पण माने अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 आ गए हम, और इस 10 में कहता है कि किसी लेंस की क्षमता P हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो P = 1/f। 10 नंबर का, किसी लेंस की क्षमता P है तो उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो हो जाएगा P = 1/f, यही सूत्र है इसका, P = 1/f। 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर में कहता है कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक, लेंस के आवर्धन का व्यंजक जो होगा वो m = v/u और दर्पण का जो होता है वो -v/u होता है। लेंस का v/u और दर्पण का -v/u होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। 12 नंबर में कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा और अधिकतम जो दूरी होगा वो अनंत हो जाएगा। तो 12 का आंसर कंप्लीट हो गया। 13 नंबर में क्या कह रहा है? 13 नंबर में कहता है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, और नेत्र पर रेटिना एक जगह है जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर ये होगा, वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आपस में आयनों का आदान प्रदान होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ आयन तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको आदान प्रदान से समझ करके द्विविस्थापन की ओर हमारा आंसर जा रहा है, तो द्विविस्थापन होगा। 15 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया? जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन जो है ना वो द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन के लिए किया जाता है, तो 15 का आंसर ये होगा, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। आगे बढ़ते हैं, और 16 में कहता है कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा। फिर 17 नंबर में कहता है कि X एक पदार्थ है कि विलयन का उपयोग सफ़ेदी कराने में होता है, तो X का नाम क्या है? तो सफ़ेदी कराने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, CaO, इसका जो हो जाएगा वो CaO हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर में क्या कहता है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति ऑलवेज क्षारीय होता है, तो आंसर क्षारीय हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, उन्नीस में जो कहता है वो दिए गए चित्र में क्या दर्शाता है? तो ये जो चित्र दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, अभी हम बता रहे हैं।
दिए गए चित्र में जो दर्शाता है वो ये है कि सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तन में लगी चेतावनी है। तो यहाँ होगा आंसर बी। क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो यहाँ हाइड्रोजन होगा आंसर। 21 नंबर का ये अगला देखते हैं हम लोग। 22 में कहता है क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? जानते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ क्या है? तो ये जो पदार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा क्षार। ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन में 24 में क्या कहता है भाई? निम्नलिखित में से किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो जानते हैं अम्लीय वर्षा कब होती है? जिसका पीएच मान 5.6 से नीचे हो, 5.6 से नीचे हो, वो अम्ल वर्षा कहलाएगा। तो यहाँ पर 5 है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा अम्ल वर्षा का। किसी अभिक्रिया में गैस निकलती है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाए तो गैस फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वो जो गैस हो जाएगा वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। परीक्षण ये किया गया है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है ये। 26 नंबर में रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, गैस में भी परिवर्तन गैस का भी उत्सर्जन होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला है ये 27 नंबर का क्वेश्चन में। 27 नंबर के क्वेश्चन में कहता है ना कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण आपका छोटी आंत में होगा। अगला है ये 28 नंबर में, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाले का नाम है धमनी। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धमनी। 29, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। 10 क्वेश्चन और रह गया है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वही है, और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो यहाँ तो कुछ क्वेश्चन ही जो है ना उल्टा पुल्टा कुछ लगता है हमको। मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है। 32, अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? तो अम्ल से जो रक्षा होता है वो श्लेष्मा के द्वारा होता है। 32 का आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे अधिक होता है? जिस जीव जो शाकाहारी प्राणी है ना, शाकाहारी प्राणी में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो उसका क्षुद्रांत सबसे अधिक लंबा, तो गाय हो जाएगा। यहाँ पर गाय का होगा। 33
ये 34 नंबर में जो कहता है वो है ये कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अमीबा में द्विखंडन होता है। पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार के, यहाँ पर कोमा होना चाहिए, पर्तन कलम रोपण, ये सारे जो है वो कायिक प्रवर्धन है, पौधों में होने वाले हैं ये जनन। सो 36 प्रश्न में क्या है, 36 प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मादा जनन अंग के भाग है। निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग भाग है। सॉरी, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग हैं। तो मादा जनन अंग के भाग इसमें हो जाएगा 36 का बी, अंडाशय। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है। तब गोनोरिया हो जाएगा आंसर इसका। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। तो शुक्राणु जो उत्पन्न होता है वो शुक्राशय में होता है। 38 का आंसर ये होना चाहिए। और आगे थोड़ा बढ़ा दें और ये आगे हैं अंतिम क्वेश्चन 39 में कि विद्युत तापीय संयंत्र में है। विद्युत तापीय संयंत्र ए, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जैव गैस है ये। गोबर गैस जो है वो जैव गैस है। तो इस प्रकार कुल 40 प्रश्न का आंसर हो गया। तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे मेरे इस चैनल को, ताकि अगला जो मैथ का हम देने जा रहे हैं आंसर, 5 सेट का आंसर उसमें भी जारी करेंगे, आप देख पाएंगे। फिर इंग्लिश का भी हम जारी करेंगे सेट। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।